आप सबका अमनीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज फिर से एक नए टॉपिक लेके प्रस्तुत हुई है जो यूनिट 10 यूजीसी नेट जीआरएफ सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की जो गजानन माधव मुक्तिबोध है उनकी एक साहित्यिक की डायरी क्या होती है वो पढ़ेंगे। इसका हमारा पार्ट 1 है तीसरा क्षण। तो तीसरा क्षण इसके बारे में पार्ट 1 का जो नाम है तीसरा क्षण, इसे हम कंटिन्यू करेंगे, इसे पढ़ेंगे कि स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें अगर एक पार्ट में हमारा हो सकता है इसका पूरा तो करेंगे, नहीं तो दूसरे पार्ट में ले जाएंगे। जितना भी हो सकता है आज पढ़ाने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ रहे हो। जब तक आप अपने जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे हमारे जो वीडियो है आपको समय अनुसार मिलते रहे। चलिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके एक साहित्य की डायरी पे आ गई, पीडीएफ की तरफ आ गई और आपने होपफुली क्लिक कर दिया होगा। तो हम एक साहित्य की डायरी के बारे में पढ़ लेंगे। तो उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक साहित्य की डायरी क्या होती है उसके बारे में जान लेते। इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर देते जिससे आपको ये थोड़े से बड़े के रूप में दिखाई देने लगे। तो चलिए देखते हैं। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से एक साहित्य की डायरी के रूप में। यहाँ लिखा है एक साहित्य की डायरी के पहले संस्करण की पांडुलिपि मार्च 1964 में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी। तो भोपाल में मुक्तिबोध जी ने मुझे सौंपी थी ये बताया जा रहा है। एक थोड़ा सा मोटा करके ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से भोपाल में मुक्ति जी ने सौंपी थी और वह जिस रूप से चाहते थे उसी रूप में वह प्रकाशित हुई। उस पांडुलिपि मतलब होता है हाथ से लिखी गई। तो उस पांडुलिपि में कुटुयान और काव्य सत्य और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी शीर्षक से किस्तें नहीं थी और फलस्वरूप वे पहले संस्करण में नहीं थे। ये सारी डायरियाँ 57, 58, 60 की वसुधा जबलपुर में प्रकाशित हुई थी। याद रखिए कहाँ प्रकाशित हुई, वसुधा जबलपुर में प्रकाशित हो रही है। डायरी शब्द एक भ्रम पैदा करता है, यह एक गलत फहमी भी हो सकता है कि मुक्तिबोध को ये डायरियाँ भी तिथिवार डायरियाँ होंगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह एक साहित्य की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम था जिसके अंतर्गत समय समय पर मुक्तिबोध को अनेक प्रश्नों पर विचार करने की छूट न केवल संपादक की ओर से बल्कि स्वयं अपनी ओर से भी होती है। वसुधा के पहले नागपुर में नया खून साप्ताहिक में वह एक साहित्यिक डायरी के स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी गैर साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियां लिखा करते थे जो एक अलग संकलन के रूप में प्रकाशन के लिए प्रस्तावित हैं। प्रस्तुत डायरी केवल वसुधा के प्रकाशन की तो जो स्वयं के स्वतंत्रता निबंध है जो कि शामिल करने का उनका उद्देश्य यही था कि वे ना तो केवल सामयिक टिप्पणियों के साहित्य मानते थे और न ही साहित्य को सामयिक टिप्पणियां वस्तुतः जैसा कि श्री अदीब ने लिखा है, मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके आलोक में कवि अपने अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये सारी चीज़ें श्रीकांत वर्मा के द्वारा लिखी गई चीज़ें हैं और एक साहित्य की डायरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। गजानन माधव मुक्तिबोध की है डायरी है। ये क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आपके नेट के लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। इसमें कौन कौन से आपके एक साहित्य की डायरी में विषय हैं? 13 विषय हैं। तीसरा क्षण है, एक लंबी कविता का अंत है, डायरी पर सूरज का बिंब है, हाशिए पर कुछ नोट्स हैं, सड़क को लेकर एक बातचीत है, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह है, नए की जन्म कुंडली 1, नए की जन्म कुंडली 2 और इसी तरह से श्री वीरकर है और आगे जो लिखा हुआ है विशिष्ट और अद्वितीय। इस तरह से इनके 13 प्रश्न जो 13 पाठ हैं इसमें दिए गए हैं। और अगला है कुटुयान का काव्यसार, कलात्मक की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, कलात्मक की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ से तीसरा क्षण आपका जो पाठ है, इनका पहला पार्ट वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा क्षण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा क्षण इन्होंने क्षण के 3 बिंदु क्या क्या बताए हैं और क्षण क्या होता है, उस सब की परिभाषा फैंटेसी के रूप में क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। चलिए हम देखते हैं अब क्या लिखते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि आज से कोई 20 साल पहले की बात है। मेरा एक मित्र केशव और मैं दोनों जंगल घूमने जाया करते थे, पहाड़ चढ़ा करते थे, नदी पार किया करते थे। केशव मेरे जैसे ही 15 वर्ष का बालक था, किंतु वह मुझे बहुत ही रहस्यपूर्ण मालूम होता था। उसका रहस्य बड़ा ही अजीब था। उस रहस्य में मैं भीतर पहुँच
बहुत आतंकित रहता। केशव ने मुझे बहुत बहुत पहले मुझे बताया है कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना किसे कहते हैं, कि इड़ा किसे कहते हैं, पिंगला किसे कहते हैं और सुषुम्ना किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे केशव ने बताई है। सारी बात कौन कर रहा है? गजानन माधव मुक्ति बोध कर रहे हैं कि वो उनके अपने मित्र, आज से 15 वर्ष पहले की 20 साल पहले की बात बता रहे हैं। जब वो 15 साल के करीब थे तो ये लोग पहाड़ नदी पार करते हुए कहीं घूमने जाया करते थे। उस सारी चीज़ों के रहस्य को जानने के लिए और देखते थे वहाँ क्या है, कैसा महसूस हो रहा है वहाँ का, ये सारा वातावरण एक साथ ये दोनों मित्र देखा करते थे। अपने मित्र के बारे में लिख रहे हैं। केशव को सिर पीछे से, अब केशव के बारे में बता रहे हैं कि उसका सिर जो है बहुत बड़ा था, पीछे से बहुत बड़ा था, आगे की ओर लंबा और विस्तृत था। माथा साधारण पत्ती, घनी घनी बाहों के नीचे काली आंखें बहुत गहरी, मानो 2 कुएं पुतली के कांच से मड़े हुए हैं। यह भी लगता था कि उसकी आंखें जलधर हैं। यह भी महसूस होता था कि उसकी आंखों के नीचे कोई दूसरी आंखें और जमी हुई हैं। आंखों के बीच नाक की शुरुआत पर घनी घनी बाहों की दोनों पट्टियां झुककर मिल गई थी। कभी कभी नाई द्वारा वह इस मिलन स्थल पर बाहों के बाल कटवा लेता था, लेकिन उनकी रोएं फिर उग आते थे। आंखों के नीचे फीका पीला, लंबा, शिथिल और उकताया हुआ थका चेहरा था। ये केशव के बारे में गजानन माधव जो मुक्ति बोध है उनका वर्णन कर रहे हैं। केशव मझोले कद का, मतलब है बीच के कद का, मझले कद का मीन्स बीच के कद का बालक था, जिसे खेलने कूदने में कोई मोह नहीं था। उसका गणित विषय अच्छा था, इसलिए केशव मेरे लिए मिडिल और मैट्रिक की ज़रूरत होता। मिडिल बोलते हैं क्लास 8 को, मैट्रिक बोलते हैं क्लास 10 को। मतलब है इन्हें मैथ अच्छे से आता था, तो इसलिए गजानन माधव मुक्ति बोध का ये अच्छा मित्र साबित हुआ, जो इनके 8 और 10 में मैथ में इनकी हेल्प करा करता था, सवाल सॉल्व करने में। फिर भी केशव के प्रति विशेष उत्साह नहीं था, क्योंकि मैं केशव के प्रति विशेष उत्साह में नहीं था। मुझे प्रतीत होता था, मालूम होता था कि वह मेरे प्रति अधिक स्नेह रखता है। मुझे यह मालूम होता था कि वह मुझसे बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, प्यार करता है। वह मेरे पिताजी के अद्वैय मित्र का लड़का था, जो मेरे श्रद्धेय मित्र का मीस, हम मेरे जो पिताजी हैं उनके जो मित्र थे उनका बेटा था, तो इसलिए वो मेरा भी मित्र बन गया। इसलिए उसके वहाँ मेरा काफ़ी आना जाना होता था, कि इसलिए वो काफ़ी आता जाता रहता था मेरे घर पे। केशव केवल एक ही बात उसमें और मुझ में समान थी, वह भी बड़ा घुमक्कड़ था और मैं भी घूमने का शौकीन था। हम दोनों सुबह शाम और छुट्टी के दिनों में तो दिन भर दूर दूर घूमने जाया करते थे। सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं। इसके बावजूद उसका लंबा चेहरा फीका और पीला रहना, किंतु वह मुझसे अधिक स्वस्थ था। उसका ढील ज्यादा मजबूत था, वह निसंदेह हट्टा कट्टा था। फिर भी उसके चेहरे की त्वचा काफी पीली रहती थी। पीले लंबे चेहरे पर घनी बाहों के नीचे गहरी गहरी काली और चमकदार कुएं नुमा आंखें और सिर पर मोटे बाल और गोल अड़ियल मजबूत ठुड्डी मुझे बहुत ही रहस्य भरी मालूम होती थी। केशव में बाल सुलभ चंचलता न थी, वह एक स्थिर प्रशांत पाषाण मूर्ति की भांति मेरे साथ रहता। अब हाँ बोल रहे हैं कि उसकी सारी चेहरे की उसने पूरी बता दी, उसकी भौहें कैसी है, उसकी आंखें कैसी हैं, सारी चीज़ों का वर्णन यहाँ पर गजानन माधव मुक्ति बोध कर रहे हैं और बता रहे हैं वो बच्चों की तरह चंचल नहीं था, उसे मेरी तरह चंचलता ही नहीं थी। वो एकदम ऐसा लगता था कि मानो मूर्ति की तरह मेरे साथ चल रहा हो, कुछ ज़्यादा इस तरह से बोलता नहीं था। चंचलताएं जैसे बच्चों में होनी चाहिए वैसी नहीं थी उसके अंतर्गत। ये सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। अब आगे बोलते हैं, मुझे लगता कि भूमि में गर्भ में कोई प्राचीन सरोवर है, उसके किनारे या पर डरावने घाट, आतंककारी देव मूर्तियों और रहस्यपूर्ण गर्भ कक्षों वाले पुराने मंदिर हैं। इतिहास ने इन सब की दबा दिया है, इन सब को दबा दिया। मिट्टी के तह भी तह परतों पर पड़ते चट्टानों पर चट्टानें छा गई। सारा दृश्य भूमि में पड़ गया, अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर यूकेलिप्टिक्स के नए विलाती पेड़ लगा दिए गए। बंगले बना दिए गए। चमकदार कपड़े पहने हुए खूबसूरत लड़कियां घूमने लगी और किन्हीं बंगलों में रहने लगा। मेरा मित्र केशव, जिसने शायद पिछले जन्म में या उसके भी पूर्व के जन्म में उसी भूमि गर्भस्थ सरोवर का
पिया होगा, पानी पिया होगा, उसका जल पिया होगा, वहाँ विचरण किया होगा या वहाँ पर विचरण किया होगा। कि भूमि जो है गर्भ का जो है प्राचीन सरोवर है, उसके किनारे डरावने घाट रहे हैं। ये सारी बताया जा रहा है कि अलंकारिक जो होती हैं देवी की मूर्तियाँ रहस्यपूर्ण बनाती हुई हैं, और यहाँ मंदिर हैं, जो मूर्तियाँ हैं उन मंदिरों में लगी हुई हैं, उसके गर्भ में लगी हुई हैं। इतिहास ने इन सबको दबा दिया और मिट्टी की तरह वह तह परतों पर तरते चट्टानों पे चट्टानें छा गई हों, इस तरह से वो दृश्य वहाँ का वर्णन कर रहे हैं। पिछले जन्म या उसके भी पूर्व में के जन्म में उसकी भूमि गर्भ सरोवर का जल पिया होगा, वहाँ का विचरण किया होगा। ये सारे बोल रहे हैं कि उसके केशव है दोस्त ने शायद यहाँ का जल पी लिया होगा या पिछले जन्म में, तो शायद इसलिए यहाँ पर विचरण किया होगा, तभी वह यहाँ पर इस तरह से मूर्ति के समान लग रहा है। मनुष्य का व्यक्तिगत एक गहरा रहस्य, इसका प्रथम भान मुझे केशव द्वारा मिला, इसलिए नहीं कि केशव मेरे सामने खुला मुक्त हृदय नहीं था, उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं की जो छिपाई जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा वह बालक सचमुच बहुत दयालु, धीरे, गंभीर, भीषण कष्टों का सहज लेने वाला, अत्यंत क्षमाशील था, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे गुण थे। वो धीरे, गंभीर था, क्षमाशील था और दयावान था। ये सारे गुण उसके अंतर्गत केशव में समाये हुए थे। किंतु साथ ही वह शिथिल था, स्थिर, चंचल, यंत्र, अचंचल, मतलब उसमें चंचलता है, नीति, चुपचाप रहने वाला, शिथिल, कमजोर सा लगता था मुझे, और यंत्रवत और सहज स्नेही था। यंत्रवत था मतलब है मशीन की तरह काम करने वाला, और सहज भी था और सरल भी था, स्नेही भी था। ये सारे गुण उसमें विद्वान थे। सिर्फ वो पाषाण की मूर्ति, बच्चे की समान उसके चंचलताएं ना होकर पाषाण की मूर्ति की तरह वो लगता था, पत्थर की मूर्ति की तरह वो लगता था। उसने सबसे बड़ा दोष यह था कि उसमें बालकोचित, बाल सुलभ गुण नहीं, दोष नहीं थे। जिस तरह से बालक में गुण दोष होते हैं बालक के, वो गुण दोष नहीं थे। मुझे हमेशा लगे उसके विवेक वृद्धा का लक्षण है। वो बचपन में भी ऐसा लगता था कि युवा जैसी बातें कर रहा हो, उसके युवा जैसी बातें हैं। बचपना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे बचपन की सुलभताएं, चंचलताएं बच्चे में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं है। वो समय से पहले ऐसा लग रहा था कि वो वृद्ध हो गया हो, वृद्धता की ओर चला गया हो। जब हम हाई स्कूल में थे तब केशव ने मुझे निर्जन अरण्य प्रदेश में ले जाता था। हम भर्तहरि की गुहा, मच्छरनाथ की समाधि आदि निर्जन किंतु पवित्र स्थानों में जाते थे। सारी जगह पे जाए रखते थे। मच्छरनाथ की समाधि पर गए और पवित्र स्थानों जैसे मंदिर और जितने भी स्थान है वहाँ पर ये लोग जाया करते। बता रहे कब गए? हाई स्कूल में थे, 10th क्लास में थे जब गए। मंगलनाथ के पास शिप्रा नदी बहुत गहरी, प्रचंड, मंथर और शाम नीले थे। उसके किनारे किनारे हम नए नए भौगोलिक प्रदेशों का अनुसंधान खोज करते हैं। शिप्रा के किनारे पर गौरव और भैरव सांझे बिताए। सुबह और दोपहर अपने रक्त में समेट ली। सारा वन्य प्रदेश श्वास से भर लिया। सारी पृथ्वी वक्ष में छिपा ली। सारी पृथ्वी को अपने वक्ष में, अपने सीने में, वक्ष मतलब होता है सीने में छुपा लिया, और ऐसा लग रहा है सारे भैरवनाथ ने छुपा लिया। मैंने केशव को कभी भी योगाभ्यास करते हुए नहीं देखा, योगा करते हुए, व्यायाम करते हुए नहीं देखा, ना उसने कभी सचमुच ऐसी साधना की। फिर भी वह मुझे योग की बातें करता था, मतलब योगाभ्यास करते हुए तो नहीं देखा, व्यायाम करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो योग की बहुत मज़ेदार बिल्कुल बातें करता और ऐसा लगता पता नहीं उसने कहाँ से सीख लिया। सुषुम्ना नाड़ी के केंद्रीय महत्व को बातें उसने मुझे समझाई कि सुषुम्ना जो होती है नाड़ी केंद्रीय महत्व क्या होता है, वो सारी बातें बताई। षट चक्र की व्यवस्था, योग में षट चक्र की व्यवस्था जो होती है वो सारी चीज़ें उसने बताई। फिर उसने पूर्ण प्रकाश डाला मेरे मन की अंधेरे में, उसके प्रकाश से विच्छिन्न नहीं किया, किंतु मुझे उसके योग की बातें रहस्य के गर्भेदी डरावने अंधेरे की भांति आकर्षित करती रहती हैं। मुझे उसकी जो बातें थी योग से संबंधित सारी एकदम अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, मानो कि उन्हीं गुहाओं के अंधेरे में चला जा रहा हूँ। और ऐसा लगता था मैं उन्हीं अंधेरों की तरफ, गुफाओं की तरफ चला जा रहा हूँ, और कहीं से किसी स्त्री की कोई गर्भभेदी पुकार मुझे सुनाई दे रही है। मैंने अपने मन का यह चित्र उसे कह सुनाया। वह मेरी तरफ अब पहले से भी अधिक आकर्षित हुआ, बहुत सहानुभूति से मेरी तरफ ध्यान देता, और धीरे धीरे उसके अत्यंत निकट आया, और धीरे धीरे मैं उसके अत्यंत निकट आया, पास गया, और उसकी सलाह के बिना मैं कोई भी काम
करना मेरे लिए असंभव हो गया था। साधारण रूप से मन में उठने वाले भाव तरंगे उसे कह सुनाता, चाहे वे भावनाएं अच्छी हो या चाहे बुरी हो, चाहे वे खुली करने लायक हो चाहे ढकने लायक। हम दोनों के बीच ऐसा विश्वास हो गया कि तथ्य का अनादर करना, छुपाना, उससे परहेज करना, दिमागी दिल भर में ला देना न केवल गलत था, उसमें वरन उससे कोई मानसिक उलझने उत्पन्न होती थी। एक बार कह दूं, अपने ख्याल या भाव कहते समय मैं बहुत उच्छावसिन हो उठता। मुझे लगता कि मन एक रहस्यमय लोक है, उसमें अंधेरा है, अंधेरे में सीढ़ियाँ गीली हैं और उसमें निचली सीढ़ी पानी में डूबी हुई है। यहाँ अथाह काला जल है। जल कैसा है? काला है। उस अथाह जल में स्वयं ही डर लगता है। इस अथाह जल में जल में कोई बैठा है, वह शायद मैं ही हूँ। अथाह और एकदम स्याह काले रंग का अंधेरा पानी, सतह पर चांदनी पर एक चमकदार पट्टा फैला हुआ है जिससे मेरी आंखें चमक रही हैं, मानो दो नीले मूंगिया पत्थर भीतरी उद्दीप्त होते हुए। सारा वर्णन, खूबसूरती का वर्णन करता हुआ ये यहाँ पर बता रहा है। यह सारी बातें पता चल रही हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें पता चल जाती हैं। 1 मिनट बच्चों। हाँ, यहाँ तक हम यहाँ आ गए थे। मेरे मन में तहखाने, जो मेरे मन का तहखाना था, अंदर बिल्कुल तले था, बिल्कुल तहखाने में उठती ध्वनियाँ मुझे आकर्षित करती। धीरे धीरे वह मुझे ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा, मतलब मेरा दोस्त मुझ में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा, क्योंकि मैं बातें ही ऐसी करता था, रहस्य में भरी बातें होती थी। जब मैंने उसे अपने मन की बातें कह सुनाता तो वह क्षण भर अपने घनी बाहों वाली परेशान स्थिर आंखों से मेरी तरफ देखता रहता। साधारण बातें जो कि हमारे समाज की विशेषताएं थी हमारी चर्चा का विषय बनी। यद्यपि उसकी ज्ञान संपत्ति अल्प थी, मतलब उसे ज्ञान की कमी थी। अल्प मतलब ज्ञान उसके में कम था, मगर हमारी चर्चाएं विविध विषयों पर होती। अनेक विषयों पर हमारी चर्चाएं होती रहती। जो भी मुझे विषय अच्छा लगता या मुझे उसे बताना होता, उसके बारे में हम चर्चाएं करते रहते, एक दूसरे से बातें करते रहते। मुझे अब भी याद है कि उसने मुझे पहली बार कहा था कि गांधीवाद ने भावुक कर्म की प्रवृत्ति पर कुछ इस ढंग से जोर दिया कि प्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति प्रश्न बौद्धिक प्रवृत्ति दबा दी गई। असल में यह गांधीवादी प्रवृत्ति प्रश्न विश्लेषण और निष्कर्ष की बौद्धिक क्रियाओं का अनादर करती है। यह बात मुझे तब कही जब मैं सन 30-31 का सत्याग्रह जो था गांधीवाद का ख़त्म हो चुका था और विधानसभा में घुसने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही थी। तब हम स्थानीय इंटरमीडिएट कॉलेज के फर्स्ट ईयर मीन्स 11th क्लास में पढ़ते थे। तब हमने रूस के पंचवर्षीय योजना का नाम सुना था। जो रूस की पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं उनका नाम सुना था। ये सारी बातें यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध बता रहे हैं अपने एक साहित्यिक डायरी में। किस तरह से अच्छा सा वर्णन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद हम डिग्री कॉलेज में पहुँचे किसी दूसरे शहर में, मतलब हम किसी दूसरे शहर में डिग्री कॉलेज में पहुँचते हैं। डिग्री कॉलेज का मतलब होता है ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि केशव ने भी वह कॉलेज ज्वाइन किया है। मुझे नहीं मालूम था कि केशव ने भी शायद वही कॉलेज ज्वाइन किया। मैंने उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की थी। सच में यह है कि मेरे उसके प्रति कोई विशेष स्नेह न था, कोई आकर्षक नहीं था। इसलिए मैंने नहीं पूछा कि तुमने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया या कहीं और। ऐसा पाषाणवत परेशान गंभीर व्यक्ति मुझे पसंद नहीं। जो पाषाणवत व्यक्ति हो, जो कुछ चंचलता है जिसके अंदर नहीं हो, मूर्ति के समान बैठा हो और अपने विचार सही से नहीं रखता हो। मेरे समय मुझे ऐसा व्यक्ति मुझे पसंद ही नहीं था। तो जैसा केशव था डॉक्टर, हाँ, उसके प्रति मेरे मन में सम्मान और प्रशंसा के भाव थे। हाँ, मैं उसे की रिस्पेक्ट करता था। खुशी के जो भाव थे उसे देख कर ही उभर आते थे। ये दो भाव मेरे अंदर उसके प्रति थे। और चूंकि वह मुझे बहुत चाहता था इसलिए मुझे भी उसे चाहना पड़ता था, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा चाहने लगा था, प्रेम करने लगा था, दोस्त मानकर। इसलिए मुझे भी उसे इसी गुणों के कारण चाहना पड़ा। शायद उसे भी ये मेरी स्थिति मालूम थी कि मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता। उसके चाहने के बावजूद बस इतना ही चाहता हूँ। लेकिन कभी उसने अपने मन का भाव नहीं दर्शाया इस संबंध में कि तुम मुझसे इस तरह से कटे क्यों रहते हो। और
एक बार जब हम दोनों को 4th ईयर में पढ़ रहे थे, मीन्स ग्रेजुएशन के 4th ईयर में पढ़ रहे थे, वह मुझे कैंटीन में चाय पिलाने ले गया। केवल मैं ही बात करता रहा। आखिर वह बात भी क्या करता, उसे बात करना आता ही कहाँ था। मुझे फिलॉसफी में सबसे ऊंचे नंबर मिले थे, हाई नंबर मिले थे। मैंने प्रश्नों के उत्तर कैसे कैसे दिए, इसका मैंने रस विभोर होकर वर्णन किया। बहुत अच्छे से वर्णन करता जा रहा था। चाय पीकर हम दोनों आधी मील दूर तालाब के किनारे जा बैठे। ये वैसा ही चुप रहा, कुछ ना बोला। मैंने साइको एनालिसिस की बात छेड़ दी कि साइको एनालिसिस कैसे करते हैं। जब मेरी धारा प्रवाह बात वह बहुत कुछ उकताने लगा, जब बहुत ज़्यादा ऊब गया सुनते सुनते, तब वह पत्थर उठाकर तालाब में फेंक कर मारता। पानी की सतह पर लहरें बनती और डूब डूब की आवाज़ आती। जैसे पत्थर हम पानी में फेंकते हैं, आप भी एक बार जाके अगर नहीं सुना हो तो आप भी फेंक के देख सकते हैं। जब हम पानी में पत्थर फेंक रहे होते हैं तो कैसी आवाज़ आती, तालाब या नहर से डुब डुब की आवाज़ आ रही थी, वैसी आवाज़ यहाँ पर दिख रही थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सांस पानी के भीतर लटक गई थी। सांस समय इवनिंग का समय जो था, टाइम जो था, वो एकदम ऐसा लग रहा था पानी में लटक आया। और जब शाम का समय हो, पानी में आप देख रहे हो कैसा अच्छा वातावरण लगता है। संध्या तालाब में प्रवेश कर नहीं रही थी। लाल भड़क आकाश, ये वस्त्र पानी में सूख रहे थे और मैं संध्या के इस रंगीन यौवन से उन्मुख होता। जब शाम का समय हो, तालाब के किनारे बैठे हो, उसकी सूरज की लाल लाल किरणें, डूबता हुआ सूरज देख रहे हो, ये कैसा सुहाना मौसम। ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए। देखना ऐसे हमारे मन इतना प्रसन्न हो जाता है ऐसा दृश्य देखकर। यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध भी प्रसन्न हो चुके थे, ऐसा लग रहा था उसमें ही बैठ गए हो। अब देखते हैं ये दृश्य देख रहे हैं। हम दोनों उठे चले और दूर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो रहे मतलब हम वहाँ से उठे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो गए। एकाएक मैंने अपने से चौंक उठा। पता नहीं क्यों मैं स्वयं एक अजीब भाव से आतंकित होता। उसे पीपल वृक्ष के नीचे अंधेरे में मैंने एक अजीब और विलक्षण आवेश में कहा, शाम रंगीन। अब मतलब वो जो इतना सुहावना मौसम था, कुछ ना कुछ अल्फाज शब्द होते हमारे मुंह से निकल जाते हैं कि कैसा ब्यूटीफुल दृश्य है, कैसा अद्भुत दृश्य है। ऐसे ही यहाँ पर कौन कह रहा है, यहाँ पर अब कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं। कौन? गजानन माधव मुक्तिबोध केशव से कह रहा है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये वाले वर्ड्स बोल रहे हैं। शाम रंगीन, शाम मेरे भीतर समा गई है, बस गई है। यही एक जादुई रंगीन शक्ति है। मुझे उस सुकुमार ज्वालाग्राही जादुई शक्ति से यानी मुझे और डर लगता और सचमुच तब मुझे एक कपकपी आ गई। मतलब ऐसा दृश्य देखकर मुझे डर सा लगने लगा है और कपकपी से आने लगी। ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। ये सारी बातें गजानन माधव मुक्तिबोध कर रहे हैं और आगे बोलते, इतने में शाम सांवली हो गई, बिल्कुल काली शाम जो होती है, अंधेरा छा गया। वृक्ष अंधेरे के स्तूप व्यक्ति बन गए। ऐसा लग रहा था वृक्ष जो है स्तूप व्यक्ति के समान खड़े एक बन गए हो। पक्षी चुप हो उठे एकाएक, सब और स्तब्धता छा गई। शांति, स्तब्धता मतलब शांति छा गई। मूर्छा छा गई, मूर्छित हो गए। बेहोशी, स्तब्धता मतलब बेहोशी छा गई। और इस स्तब्धता से, बेहोशी के भीतर से एक चंपाई पीली लहर ऊंचाई पर चढ़ गई। कॉलेज के गुंबद पर जाकर, जैसे जहाँ कॉलेज का गुंबद था उस पर जाकर वृक्षों की ऊंचे शिखरों पर लटकती हुई चांदी सफ़ेद धोती सी चमकने लगी। अब शाम का समय होता है, सूरज डूबने लगता है। इवनिंग का टाइम है, शाम सूरज डूब रहा है। एक कैसी वाइट कलर की चमक, ये रोशनी दिखाई देती है तारों की, चांद की। ये चांदनी कितनी सुहावनी लगती। इस सब का वर्णन यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध कर रहे हैं। एकाएक मेरे कंधे पर अपना शिथिल ढीला हाथ रख के केशव ने मुझसे कहा। अब यहाँ पर ढीला और शिथिल ठंडा हाथ रख कर केशव मेरे कंधे पर रखते और कहते हैं, याद है एक बार तुमने सौंदर्य की परिभाषा मुझसे पूछी थी। अब प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने मुझसे सौंदर्य की परिभाषा कहती थी। मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान न देते हुए बेरुखी सी भरी आवाज़ में कहा, हाँ, मैंने तुमसे सौंदर्य, ब्यूटीफुल क्या होती उसकी डेफिनेशन पूछी थी, परिभाषा पूछी थी। हाँ, अब तुम्हें स्वयं सौंदर्य अनुभव कर रहे हो। अब बोल रहे हैं कि जो मैंने परिभाषा पूछी थी, आज वही सौंदर्य तुम देखो, खुद ही अनुभव कर रहे हो, फील कर रहे हो। यही सौंदर्य है, यही परिभाषा है इसकी। मैं नहीं जानता थी मैं क्या अनुभव कर रहा था। मैं केवल यही एक कह सकता हूँ कि किसी मादक अवर्णीय शक्ति ने मुझे भीतर से जकड़ लिया था। न केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय मेरे अंतःकरण के भीतर एक
कोई और व्यक्ति बैठा था, मैं इसे महसूस कर रहा था, कई बार उसे महसूस कर चुका था, किंतु अब उससे भीतर से मुझे बिल्कुल ही पकड़ लिया था। मैं जो स्वयं था वह स्वयं हो गया था, अपने में बेहतर विलक्षण स्वयं, मतलब है मेरा अपने ऊपर कोई भी मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था। उस खूबसूरती में बह चला था, ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने मेरे पकड़ के जकड़ लिया और मेरे अंदर कोई और समा गया और मैं खुद ही में मैं ही न रहा, कोई और बन गया हो। ऐसी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी थी। अब वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ही क्या ये सौंदर्यता है, क्या अनुभव है या परिभाषा, लेकिन जो मैं फील कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही अलग ही चीज़ है। एक उस पाषाण मूर्ति मित्र के भीतर रिक्तता पर मेरा ध्यान गया, जो मेरा पत्थर, पाषाण मूर्ति मतलब पत्थर की मूर्ति के समान जो मित्र था मेरा, उसकी ओर मेरा ध्यान जाता और मुझे से कितना दूर है, कितना भिन्न है मी, वह मुझसे कितना दूर है, कितना भिन्न है मी, अलग है और अवांछनीय रूह से भिन्न है, अवांछनीय और रूह से भिन्न है। अब वहाँ पर आगे होता है, वह मुझसे पंडिताऊ भाषा में कह रहा था, जैसे पंडित लोग बात करते हैं वैसे ही केशव मुझसे कह रहा था। किसी वस्तु या दृश्य या भाव से मनुष्य जब एकाएक हो जाता है, या किसी वस्तु को देखकर या दृश्य को देखकर या भाव से किसी के दूसरे के भाव को देखकर मनुष्य जब एकाकार हो जाता है, उससे मिल जाता है, उस वस्तु को, उस दृश्य को, उस भाव को अपने आप में देखता है, तब सौंदर्य बोध होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वस्तु और उसके दर्शन, इन दो पृथक तत्वों को भेद मिटाकर, जो इनके अलग अलग भेद हैं जिसमें अंतर है, उनको मिटाकर जब एक हो जाते हैं, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के तदाद में प्राप्त कर लेता है, मीन्स एक दूसरे में मिल जाता है, तब सौंदर्य भावना उद्भुत होती है। यहाँ पर ये सौंदर्य की परिभाषा दे रहे हैं। तो देख रहे, जब दोनों अपने अंतर को मिलाकर एक दूसरे में समा जाते हैं तो वहाँ पर सौंदर्य अपने आप होता है। मैंने उसकी बात को, अब यहाँ बोल रहे हैं गजानन माधव मुक्ति बोल, मैंने उसकी बात की कोई ध्यान नहीं दिया। सौंदर्य की परिभाषा वे करे जो उससे अछूते हैं, जैसे मेरा मित्र केशव की उससे छूते हैं, जिसे पता नहीं सौंदर्य क्या है। जैसे मेरा मित्र है, उसे पता ही नहीं सौंदर्य है क्या, वही परिभाषा कर सकते हैं। लेकिन उनकी परिभाषा सही हो तो क्या, गलत हो तो क्या, इसमें क्या हो जाता है। उनकी परिभाषा सही हो तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गलत भी हो तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं गजानन माधव मुक्ति बोल, दिन गुजरते गए, हाँ एक गांव के हम दो साथी, भिन्न प्रकृति के, भिन्न स्वभाव के, भिन्न गुण धर्म के, भिन्न दिशाओं वाले, एक दूसरे से उकता उठने के बावजूद, मीन्स हम एक दूसरे से उकता जाते थे अपने व्यवहार के कारण, फिर भी हम दोनों मिल जाते, फिर भी हम दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल जाते, चर्चा करने लगते। मेरी जबान करतनी जैसी चलती, केशव सांकल में लगे हुए फिर भी खुले हुए ढीले ताले से प्रतीत होता था, जैसी सांकल में कड़ी में जैसे हम ताला लगा देते लेकिन खुला हुआ है, फिर भी ढीला सा प्रतीत हो रहा है। ऐसे लगता है कि मानो ताला लगा हुआ, कोई मकान के अंदर जाए, देखभाल ले, चोर चपाटी कर ले, लेकिन जाते वक्त सांकल में ताला ज़रूर अटका जाए, वह भी खुला हुआ, चाबी लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ताला भीतर से टूटा है, चाबी लग ही नहीं सकती। तो मीस यहाँ पर ताले से किसकी तुलना हो रही है, केशव की तुलना ताले से की गई है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते, केशव को ताले के समान यहाँ बता रहे हैं, किस तरह से ताला सांकल में लगा दिया जाता है, टूटा है, फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ ताला लगा हुआ है, ऐसे ही केशव की भी स्थिति है। ये सारी बात गजानन माधव मुक्ति बोध कर रहे हैं। लेकिन इस ताले से एक दिन अकस्मात चाबी भी लग गई, छुट्टी का दिन, मतलब एक दिन ऐसा हुआ अकस्मात अचानक से चाबी भी लग जाती है। क्या होता है, एकदम परिवर्तन क्या होता है वो देखते हैं, केशव में क्या परिवर्तन आता है। छुट्टी का दिन, वृक्षों के समीप धूप अलसा रही थी, मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने साइकिल पर आते हुए और धूप में चमकते हुए चेहरे को दूर से देखा। मैं साइकिल पर आ रहा था केशव, अब क्या होता है वो देख लेते, दूर से ही ये देख लेते। इधर मैंने काफ़ी कविताएं लिख ली थी, तब तक सोचा शिकार खुद ही जाल में फंसने आ रहा है कि कविताएं तो लिख रही हैं, आज इसे अपनी कविताओं को ज़रूर सुनाऊंगा और शिकार खुद ही अपने आप आ रहा है, तो क्यों ना इसी का फ़ायदा उठाया जाए। केशव का चेहरा उत्तप्त था, चेहरे पर कुछ नई बात थी जिसको मैं पहचान नहीं पाया, जिसको मैं पहचान नहीं, इस चेहरे पे ज़रूर कोई एक नई बात दिख रही थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया था। कविताओं से मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं केशव की तरफ ध्यान दे सकूं, क्या उसके अंदर क्या ये नया बदलाव क्या आया है।
मैं तो अपने नशे में रहता था, मैं जो मेरा नशा था मैं उसी में रहता था। मुझे कविताएं लिखने का शौक़ था, मैं कविताएं लिखता रहता था, अपने साहित्य में मग्न रहता था। मुझे दूसरे की तरफ देखने की फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने शायद मैं केशव के भी उस परिवर्तन को देख नहीं पाया कि उसमें क्या परिवर्तन आया। अब क्या परिवर्तन आया आगे देखेंगे। अगर मैं बोलना शुरू करता तो चुप्पी काली होकर घनी और घनी होकर और भी काली और लंबी हो जाती, इसलिए मैंने ही बोलना शुरू किया। कैसे निकले, मतलब वो कुछ नहीं बोला, आके चुपचाप बैठ गया। अगर मैं नहीं बोलता तो शायद वो भी नहीं बोलता, वो चुप्पी एकदम चुप्पी ही रह जाती। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ कैसे निकल आए, मतलब यहाँ कैसे आ गए। केशव गर्दन एक और गिराकर रह गया, उसने बाल तब आधे माथे पर आ गए। मुझे लगा कि वे आराम करना चाहता है, तो रेस्ट करना चाहता है, उसने आराम किया। मैं बहुत सोचा कि स्टैटिक एक्सपीरियंस क्या है। आज मैंने इसी संबंध में कुछ लिखा है, तुम्हें सुनाने आया हूँ। आज मैंने कुछ लिखा है, केशव बोलते हैं, उसी को मैं तुम्हें सुनाने आ रही हूँ कि स्टैटिक एक्सपीरियंस क्या है। स्टैटिक एक्सपीरियंस के बारे में वो सुनाने आए हैं। किसके बारे में? स्टैटिक एक्सपीरियंस। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली बार वो क्या सुनाने आए थे। स्टैटिक एक्सपीरियंस सुनाने आए थे, ये याद रखिए। भीतर दिल में मेरी नानी मर गई, भीतर दिल में मेरी नानी मर गई। ऐसा लगा कि मेरी नानी मर गई, इतना दुख हुआ। मैं खुद कविताएं सुनाने की ख्वाहिश रखता था, अब वह केवल अपनी सुनाने बैठेगा। सुनने में आया कि पहले तो मैं यही खुश हो रहा था कि शब आया तो मैं उसे ही अपनी सारी कविताएं सुना दूंगी, लेकिन यह क्या, वह खुद ही अपनी कविताएं जो स्टैटिक एक्सपीरियंस है उसे सुनाने बैठेगा। मेरी सारी दोपहर खराब हो जाएगी। तो कह रहे आहा, अब इसने सुनाना स्टार्ट किया तो मेरी जो दोपहरी का समय है सारा खराब कर देगा, मैं तो अपना कुछ नहीं सुना पाऊंगा। मैंने प्रस्ताव रखा, अपने उस विषय पर बात ही क्यों ना कर लें। ज़रूर, लेकिन मैं तुम्हें डिसिप्लिन की बातें करनी होगी। यह कहकर वह मुस्कुरा दिया। लेकिन ज़रूर, लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन से बात करनी होगी, मीन्स डिसिप्लिन में रहकर बातें करनी होगी। यह मुस्कुराहट मुझे चुप गई कि वो क्यों चुप रहा थी। मैं बहुत ज़्यादा बोलता था, वो चुप रहता था, इसलिए बोल रहा था कि तुम ज़्यादा बक मत करना, मीन्स डिसिप्लिन में रहकर तुम बातें करना। तो इसकी बातें मुझे चुप गई। यह मुस्कुराहट मुझे चुप गई। तो मैं इतना पागल हूँ कि बात करने पर भटक जाता हूँ, मैं इधर उधर की बातें करने लग जाती हूँ। मैं इतना पागल बन गया हूँ, ये मुझे इतना पागल समझता है। ये सोच रहे हैं गजानन माधव मुक्ति बोल। इस साल ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरे स्वभाव को अध्ययन किया है। कहते इस साले ने तो मेरे बिहेवियर को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, कब मैं कहाँ कैसा हूँ क्या नहीं हूँ। तो ये बोल रहे हैं शायद मैं ही इसे बहुत बोर करता रहा हूँगा। शायद वो कह रहे हैं कि शायद मैं ही इसे बोर करता रहा हूँगा। अपने स्वभाव के अध्ययन को इतने अधिक और इतने प्रदीप अवसर किसी को देना शायद उचित नहीं था। शायद इसी वजह से वो चुप रहकर मेरे स्वभाव का अध्ययन कर बैठा कि मैं कैसा हूँ, और ऐसा अवसर किसी को नहीं देना चाहिए। शायद मैंने ये अवसर किसी को दे दिया है, अपने मित्र केशव को दे दिया, जिसने मुझे मेरे ऊपर सारा अध्ययन कर लिया है। मेरे बिहेवियर का इतने अधिक प्रीडीले अवसर किसी को देना शायद उचित नहीं था। मैं तो उल्लू सरीका बोलता जाता हूँ, उल्लू की तरह बोलता जाता हूँ। और हजरत अपने दिमाग की नोटबुक में मेरी सारी गलती टीप लेते हैं, लिख लेते हैं। मैंने कहाँ गलती, मेरे स्वभाव में क्या क्या गलतियाँ हैं, और सारी इन्होंने अपनी नोटबुक में अपने अंदर लिख ली हैं। मैंने विश्वास दिलाने की ज़बरदस्त चेष्टा और कुचेष्टा करते हुए कहा, बात बिल्कुल ढंग से ही होगी। उसने कहा, मैंने तुम्हें बताया कि निज और पर स्वर पक्ष के और वस्तु पक्ष दोनों जब एक हो जाते तब तदाम में उत्पन्न होता है। तदाम में मीन्स एक दूसरे से जब मिल जाते हैं। इसका अर्थ बताया कि निज और दूसरा पक्ष, अपना पक्ष और दूसरा पक्ष, स्वयं पक्ष मतलब, और वस्तु पक्ष मीन्स अपना पक्ष और वस्तु पक्ष दूसरा वाला जो पक्ष रहता है, जब एक दूसरे से मिल जाते तब क्या हो जाता है, तदाम में हो जाता है। एक दूसरे से जब मिलन हो जाता है, जैसे पानी, नमक में पानी का घुल जाना, तदाम में स्थापित कर रहा है कि नमक का अस्तित्व ही नहीं पता चल रहा है कि कहाँ गया, लेकिन पानी को नमकीन बना गया है। शुगर पानी में मिल जाती है तो अपना अस्तित्व विलीन कर जाती है। दोनों एक दूसरे में मिल जाते, पता ही नहीं चलता, पानी मीठा बन जाता। ऐसे ही वस्तु पक्ष और स्वयं पक्ष आपस में मिल जाते हैं तो तदाम में उत्पन्न हो जाता है, खूबसूरती उत्पन्न हो जाती है। उसके भाव की गंभीरता कुछ ऐसी थी, चेहरा उसने इतना सीरियस बना रखा था कि वह मुझे अपनी हंसी दबानी पड़ी। मुझे हंसी आ रही थी लेकिन दबानी पड़ी। पहली बात तो यह है कि मुझे उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी। वह तो मैं जानता हूँ कि सारे दर्शन का मूल आधार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप की कल्पना से है।
स्वपक्ष और वस्तु पक्ष की परिकल्पनाएं हो और उन दो पक्षों को परस्पर संबंध की कल्पना के आधार पर ही दर्शन खड़ा हो जाता है। ये पूरा दर्शन ही फिलॉसफी खड़ी हो गई है। ये फिलॉसफी की ऐसी बातें सिर्फ किस तरह की कर रहा है, इसे पूरे अच्छी तरह से पता ही नहीं है। अथवा यूं कहिए कि ज्ञान मीमांसा खड़ी होती है। एपिस्टोमोलॉजी अर्थात ज्ञान मीमांसा की बुनियाद पर ही परिकल्पनाओं के प्रसाद की रचना की गई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुझे वाक्य पर हंसने की ज़रूरत नहीं थी। मैं उसकी स्थापना का विवाद मान सकता हूँ, हास्य पद नहीं। फिर भी मैं हंस पड़ा, इसलिए मुझे उनके शब्दों में उनके स्वयं के विचित्र व्यक्तित्व की झलक दिखाई दी। उनके शब्द ही ऐसे लग रहे थे उनके व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उसका ही असर दिखाई दे रहा है। यही बोझिल, गतिहीन, ठंडा, पाषाणवान व्यक्ति है। बोझिल है, गतिहीन नहीं, इसमें कोई भी गति नहीं है। ठंडा है, जैसे पाषाणवान मृत्यु पत्थर के समान व्यक्ति है, उसी के समान इसके शब्दावली भी दिखाई दे रही है। उसकी भौएं कुछ आकुंचित हुई, फीका पीला चेहरा किंचित विस्मत से मेरी ओर वही ठंडी दृष्टि डालने लगा, मानो वह मेरे रुख का अध्ययन करना चाहता। मैंने कहा, भाई मुझे तदाम्य और तदाकरिता की बात समझ में नहीं आई। सच तो यह है कि मैं किसी वस्तु से तदाकार नहीं होता। तदाकरिता की बात का मैं खंडन नहीं करता, किंतु मैं उनको एक मान्य रूप में ग्रहण नहीं करना चाहता कि एक उनका कोई मान्य रूप है, उसमें भी ग्रहण नहीं करना चाह रहा। अब आगे देख लेते हैं। उसने कहा, क्यों? मैंने जवाब दिया, एक तो वह वस्तु पक्ष के ठीक ठीक अर्थ नहीं समझता। हिंदी में मन में ब्रह्मा वस्तु की ही वस्तु समझता है, और ऐसा मेरा ख्याल है। मैं कहता हूँ कि मन में तत्व की वस्तु हो सकता है, और अगर यह मान लिया जाए कि मन में तत्व भी वस्तु एक है, और ऐसे तत्व के साथ तदाकारिता या तदाम्य का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि मुझे तत्व मन में एक भाग है। हाँ, मैंने उस मन में इस मन में तत्व के साथ तटस्थता रुख की कल्पना कर सकता हूँ, तदारिकता की नहीं कर सकता। अब आगे क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं। मेरे स्वर शब्द की हल्की धीमी गति उसके विश्वास दिला दिया कि मैं उसकी बात उड़ाने के लिए बात नहीं कर रहा, वरन उसकी बात समझने से महसूस होने वाली कठिनाई का बयान कर रहा, कि मैं उसकी बात में जो कठिनाई हो रही है महसूस करने में, वो नहीं समझ पा रहा। आखिरकार वह मेरा मित्र था, बुद्धिमान और कुशाग्र था। बुद्धिमान भी था, कुशाग्र भी था। उसने मेरी ओर देखकर किंचित स्मित किया और बोलने लगा, मैं एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो। तुम एक लेखक की हैसियत से बोल रहे हो, इसलिए ऐसा कहते हो, किंतु सभी लोग लेखक नहीं है। क्योंकि सभी लोग तो लेखक नहीं है, वो अपने अनुसार बात जो कहना चाहेंगे वो भी सही हो सकती है, किंतु सभी लोग लेखक नहीं है। दर्शक हैं, पाठक हैं, श्रोता हैं। कि सभी दर्शक हैं, सुनने वाले हैं, पाठक हैं, पढ़ने वाले हैं, और श्रोता हैं। तो मैं दर्शक देखने वाले, पाठक पढ़ने वाले, श्रोता सुनने वाले, वे हैं इसलिए तुम भी हो, या नहीं कि तुम हो इसलिए वे हैं। मतलब वे हैं तभी तुम हो, अगर या तुम हो इसलिए वे हैं। वे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम उसके संबंध से हो। पाठक या श्रोता तदाम्यता के बाद शुरू करे तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर मैं भी पाठक या श्रोता हूँ तो मेरी बातों से तुम्हें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मेरा मुंह से निकला तो फिर क्या होना चाहिए। तब आगे वो जारी रखता है। केशव बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है देखिए। उसने जारी रखा, तो वह की लेखक की हैसियत से सृजन प्रक्रिया के विश्लेषण के रास्ते में होते हुए सौंदर्य मीमांसा करोगे, या पाठक अथवा दर्शक की हैसियत से कला अनुभव के मार्ग से गुजरते हुए सौंदर्य की व्याख्या करोगे। बताओ तुम क्या करोगे। तो इन दोनों में से जो चीज़ें करोगे वो मुझे बताओ। इस सवाल के जवाब दो, इन दोनों के सवाल का जवाब दो। मैं उसकी चपेट, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा, अब बोलता मैं उसकी चपेट में आ गया। मैं जो उसने सवाल बोला उसकी चपेट में आ गया। मैं कह सकता हूँ कि दोनों करूँगा, लेकिन मैंने ईमानदारी बरतना ही उचित था। मैंने कहा मैं तो लेखक की हैसियत से ही सौंदर्य की व्याख्या करना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि मैं लेखक का कोई बहुत ऊंचा स्थान देना चाहते, वरन इसलिए कि मैं पहले वहाँ अपने अनुभव की चट्टान पर खड़ा हुआ। जो मैंने अनुभव किया है, फील किया, उसकी चट्टान बनाकर ही खड़ा हुआ, तभी मैं उसकी एक लेखक की हैसियत से व्याख्या करना चाहूँ। उसने भौं को, इस आइब्रो को सिकोड़ कर फिर ढीला करते हुए जवाब दिया, बहुत ठीक, लेकिन जो लोग लेखक नहीं है वे भी तो हम अपने अनुभव के दृढ़ आधार पर खड़े रहेंगे। जो भी लेखक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी जो फील किया, महसूस किया, वो भी अपने उसी आधार पर खड़े रहेंगे।
और उसी बुनियाद पर बात करेंगे, इसलिए उनके बारे में नाक भौं सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उनके बारे में नाक भौं सिकोड़ने की ज़रूरत नहीं। उन्हें नीचा देखना तो और भी गलत है, उन्हें नीचा दिखाना तो और भी गलत है। उसने कहना जारी रखा, इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप किस सिरे से बात शुरू करेंगे। यदि पाठक, श्रोता या दर्शक के सिर पर बात शुरू करेंगे तो आपकी विचार यात्रा दूसरे ढंग की होगी। यदि लेखक के सिरे से सोचना शुरू करेंगे तो बात अलग प्रक्रिया की होगी। दोनों सिरे से बात होगी सौंदर्य मीमांसा की, किंतु यात्रा की भिन्नता के कारण अलग अलग रास्तों के प्रभाव विचारों से भिन्न बना देगा। दो यात्राओं का परस्पर भिन्नता अनिवार्य रूप से परस्पर विरोधी है। यह सोचना निराधार है। भिन्नता पूरक हो सकती है, विरोधी भी हो सकती है, एक दूसरे के साथ भी हो सकती है, एक दूसरे की विरोधी भी हो सकती है। श्रोता की अपना ज्ञान अलग है, पाठक श्रोता जो हैं उनका ज्ञान अलग है और लेखक का ज्ञान अलग है, इसलिए उसमें तादात्म्यता अनिवार्य है। यदि हम यथा तथ्य बात करें तो अभी बल एम्फेसिस की भिन्नता के कारण विश्लेषण से भिन्न हो जाएगी, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न किस प्रकार का उपस्थित किया जाता है। प्रश्न आपकी विचार यात्रा होगी। यदि इस विचार यात्रा को रेगिस्तान में विचरण का पर्याय नहीं बनाना तो प्रश्न को सही ढंग से पेश करना होगा। यदि वह गलत ढंग से उपस्थित किया गया तो अगली सारी यात्रा गलत हो जाएगी, सारी यात्राएं जो होगी वो गलत हो जाएंगी। उसने मेरी तरफ ध्यान से देखा, पेशन उसकी तरफ ध्यान से देखता है और क्या बोलता है। शायद वह मुझे देखना चाहता था कि मैं उसकी गंभीरता पूर्वक सुन रहा हूँ या नहीं। शायद उसका यह विश्वास था कि मैं अत्यधिक इम्पल्सिव, सहज, उत्तेजित हो उठने वाले एक बेचैन आदमी की तरह हूँ, किंतु वह शांत था। मेरे मन की केवल एक ही प्रतिक्रिया थी और वह केशव यह समझता है कि मैं समस्या में ठीक तरह से प्रस्तुत करना नहीं जानता। मैं समस्या को जो प्रॉब्लम्स आती उसे ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाता, प्रेजेंट नहीं कर पाता। दरअसल उसकी यह धारणा मुझे बहुत अप्रिय लगी, मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं उसकी इस धारणा से बहुत पहले से जानता था, वह कई बार मुझसे दोहरा भी चुका था। असल में बौद्धिक क्षेत्र में उसका मुझसे उच्चतर समझता था। वह खुद को बौद्धिक क्षेत्र में, इंटेलिजेंसी में मुझसे ज़्यादा अच्छा समझता था खुद को। उसका ठंडापन, उसके फलस्वरूप हम दो के बीच दूरी का सतत मान और इस मान के बावजूद हम दोनों के नैतिक और परस्पर घनिष्ठता और इसके विपरीत दूरी की उस मान के कारण मेरे मन में केशव के विरुद्ध एक छक मारती हुई खींच और चिड़चिड़ापन, इन सब बातों पर मेरे अंतःकरण में केशव से मेरे संबंधों की भावना विषम हो गई। सूत उलझते गए। मैं केशव को ना तो पूर्णतः स्वीकार सकता था, ना उसकी अपनी ज़िंदगी से हंसा सकता था। पूरी रूप से उसे ना एक्सेप्ट कर पा रहा था, ना उसे निकाल भी पा रहा था। मैं बीच में अटका हुआ था। इस प्रकार की मेरी स्थिति थी। फिर भी चूंकि ऐसी स्थिति बहुत पहले से चली आई थी, इसलिए मुझे उसकी आदत पड़ गई थी, मुझे हैबिट पड़ गई थी, उस बीच में लटके रहने की आदत पड़ गई थी। किंतु इस अभ्यस्त के बावजूद कई बार मेरा विक्षोभ फूट पड़ता। मेरे अंदर जो भरा हुआ था वो सारा फूट पड़ता था, लावा निकल पड़ता था। और तब केशव की आंखों में एक चालाक रोशनी दिखाई देती और मुझे संदेह होता कि मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता कोई गहरी चोट करता है। शायद वो मुझे, मेरे व्यवहार को समझ रहा है। उस समय उसके विरुद्ध मेरे हृदय में घृणा का फोड़ा फूट पड़ता। वो मैं उसे देखकर मेरे हृदय में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती। किसी न किसी तरह मैंने अपने को सामंजस्य और मानसिक संतुलन की समाधि में गाड़ लिया। यह बताने के लिए मैं उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। मैंने उनके तर्कों और युक्तियों का प्रभाव डूब कर मर जाना ही श्रेष्ठ कर समझा, क्योंकि मैं इस रवैया रुख से मेरे आत्मगौरव की रक्षा हो सकती थी। इस बीच मेरा मन दूर दूर भटकने लगा। बाहर मैं शायद धीरो प्रशांत लग रहा था। मैंने ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे जो हिमाच्छादित बर्फ से ढके हुए पर्वत की शिखर की भांति शांत, निशब्द, गंभीर और भव्य लगते हैं, सुंदर लगते हैं। किंतु अब मुझे इस बात का गहरा संदेह हो रहा था, शक हो रहा था कि असल में ऐसे लोगों का सिर खाली रहता। उनकी भारी शक्ति और गंभीरता भीतर के खालीपन को ढकती है, सिर्फ अंदर से वो खोखली होते। मुझे ही देखिए ना, मैं कैसी समाधि लगाकर उसके शब्द नहीं केवल नाद सुन रहा हूँ, उसकी शब्दों की आवाज़ सुन रहा हूँ। किंतु मेरा मन बाहर उड़ कर जा रहा था, जैसे झरोकों से कभी
कभी हवा के झोंके भीतर चले आ, उस प्रकार हम कुछ वाक्य मेरे भीतर घुस जाते, बाहर उसका नाद प्रवाह जारी है, जैसे कोई प्राकृतिक प्रवाह बह रहा हो। मैं केवल कुछ लहरों के ही चिन्ह पायो। मैं ऐसा लगता तब मैं क्यों ना अपने से ही विरक्त हो उठूँ, मैं अपने से ही अलग उठा, और जब मैं जबरदस्ती की ध्यान समाधि में ही लीन होकर खुद से ही क्षुब्ध हो उठता और किसी ध्यान में मग्न हो जाता। ऐसी क्षुब्ध अवस्था में असहज उत्तेजित होकर उससे कहता, ज़रा चाय ले आऊँ। मैं उसी तेजना से मैं उठता कि मैं चाय लेने जा रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। यह कहकर मैं घर के भीतर गायब हो गया। 15-20 मिनट बाद हाथ में चाय की ट्रे लेकर वापस आया, तब मुझे सहसा सुनाई दिया, विभिन्न व्यक्तियों के लिए सृजन प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती है। 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए 2 प्रक्रियाएं जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। सबकी सोच अलग अलग होती है। भिन्न भिन्न युगों में सृजन प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। विभिन्न साहित्य प्रकारों के लिए भी सृजन प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। जो 2 साहित्यकार होंगे उनकी प्रक्रियाएं भी अलग अलग होंगी, उनके साहित्य भी अलग अलग होगी, सबके सोचने का नज़रिया होता है वो भी अलग अलग होता है। मैंने चाय को टेबल पर रखी और हल्के से गंभीरता पूर्वक कहा, मुझे इस बात पर सोचने के लिए अवकाश दो, समय दो। क्या ख्याल है? तुम्हारी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि मैं इस बात पे ज़रूर सोचूंगा, कुछ समय दो। तो क्योंकि ये बात तुम्हारी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो इस पर सोच कर तुम्हें बताऊंगा। उसने अपनी रजामंदी जाहिर की। मेरे दिल में एक वजन उठ गया, मैं छुटकारा पा गया। मैं थोड़ा सा खुश भी हुआ, चलो अब इससे छुटकारा मिल गया, थोड़ा समय मिल गया, बाद में जब मिलेंगे तब उसका बारे में बात करूँ। उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ इतना ही कहा, मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए, जिस प्रकार विज्ञान में इंडक्शन से डिडक्शन पाया जाता है, तथ्यों के संग्रह से उनके विश्लेषण द्वारा उनके सामान्यीकरण के अनुमान और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, उसी प्रकार साहित्य इंडक्शन से डिडक्शन पर क्यों ना आया जाए। इंडक्शन का क्षेत्र केवल हिंदी साहित्य तक ही सीमित क्यों रहे। उपन्यास क्या है? पढ़ाते समय हम विश्व के प्रमुख उपन्यासों के उपरांत ही वह ठहराए कि उपन्यास किसे कहते हैं, उसका शिल्प क्या है, अथवा उसके प्रधान अंग कौन कौन से हैं, ये सारी बातें पता चले क्या होती। इसी प्रकार साहित्य के सौंदर्य किसे कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न के ऊहापोह का क्षेत्र केवल हिंदी की आत्म परक कविता और हिंदी साहित्य की सीमित न रखे। यदि हम उन क्षेत्रों में विस्तृत किया तो हम पाएंगे सौंदर्य संबंधी हमारी परिभाषा अस्पष्टता के दोष अथवा व्यापारिक और अतिव्याप्ति के दोष से रहित होगी। मुझे गहरी संदेह है कि आजकल का सौंदर्य परिभाषा यदि उस व्याख्या कहें तो केवल कविता और वह भी आत्मपरक कविता का विशेषताओं का आधार पर बनाई जा रही सौंदर्य संबंध इन व्याख्या का प्रकट या अप्रत्यक्ष उद्देश्य आज की काव्य दृष्टि से डिफेंस है, किंतु ये व्याख्याएं कुछ इस प्रकार हैं, कुछ इस ठाठ से और शान से बनाई जाती, मानो वे सार्वभौमिक सत्य और कालिक स्पंदनाएं हो। इस पोज और स्पॉस्कर की ज़रूरत नहीं। यह वैज्ञानिक दृष्टि है। अगर साहित्यिक सौंदर्य संबंधी मीमांसा करनी है तो आपको अपनी दृष्टि केवल एक आत्मपरक कविता, वह भी आजकल की कविता तक ही सीमित नहीं करनी चाहिए। सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं और यही यदि एक ही व्याख्या करनी है तो वह पोज और पौष्टर त्याग देना चाहिए। जो मुझे पोज से चिढ़ है, मुझे इस पोज से चिढ़ है। मेरी पूरी बातचीत में मेरा रुख एक श्रोता का था। ये सारी बातें केशव कह रहे थे और मैं श्रोता की तरह सुन रहा था। अच्छा तो यही था कि गौरपात की भूमिका अदा न कर उसकी बातों को हिट करूं, उसका प्रत्याकरण करूं। मुझे संदेह हो रहा था कि वह पंडिताऊ ढंग से सौंदर्य संबंधी बातचीत करना चाह रहा है, जैसे पंडित लोग बात कर रहे हैं वैसे ही बात कर रहा है। मुझे इस विषय को आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने उसके कुछ ज़्यादा जवाब नहीं दिया। इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं चाहिए। बहरे के सामने क्या बीन बजाया जाए, जैसे बहरे के समान क्या बीन बजाना, उसी के तरह लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोलना स्टार्ट नहीं समझा उसे। मैंने बात बदलने के लिए कहा, और कैसे क्या चला हुआ है? उसने कोई जवाब दिया। वह क्या कहता? हम उठने को उठे और चलने लगे। मैंने कहा मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तब तक शाम हो चुकी थी। मेरे घर के सामने सफ़ेद चंपा के फूल उज्ज्वल दीपों तक जैसे खिले हुए थे। वातावरण के घास की वन्य गंध फैल रही थी। वातावरण बहुत सुगंधित हो रहा था। शाम का समय था। शाम का अपना सांवला प्यारा भरा आंचल पछाड़ रही थी। बीच में हमारी विस्तृत अहातों के भीतर एक मंदिर पड़ता था। उसने कहा आओ थोड़ी देर मंदिर में बैठते। मैं भीतर वातावरण की मस्ती छाने लगी। वक्ष में, मेरे सीने में, रोम में पुलकित हो रहे थे। आंखों में किरणों में सुनहरी धारा सी बहने लगी। बाहुओं की मांसपेशियों से मानो कोई नशा बहकर दौड़कर हृदय में शराब बन रहा हो, ऐसी खूबसूरती को मैं अनुभव कर रहा था। मात्र प्राकृतिक शारीरिक आनंद मुझ पर हावी हो रहा था।
एक उन्मत्त स्फूर्ति तक सहज शक्ति चेतना मेरी आंखों से निर्मल और दीप्त हो रही थी, किंतु मेरा मित्र वही शीतल शांत और पाषाणयुक्त बैठा था। मैं अपनी शारीरिक शक्ति का आनंद से ही चमत्कृता भीतर से मंत्रित और मंत्रमुक्त उसने धीरे से बहुत ठंडक से कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि बर्फ की कोई सिल मेरी त्वचा पर फेरी जा रही है। मैं इस बीच में नाद प्रवाह में मैंने कोई परिचित नाम सुना। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? हमने कल तय कर लिया कि हम गर्मी में विवाह कर लेंगे। हमने कल तय कर लिया, मतलब कह रहे हैं कि मैंने तय कर लिया केशव कि हम दोनों को अब विवाह कर लेना चाहिए। मैंने बहुत विस्मय से आश्चर्य से पूछा, किससे? केटी से। कौन केटी? अब वो कहता है केटी। वह कुछ नहीं बोला, किंतु धीरे से मन एक प्रभा आकाश के रूप में धारण कर गई। मुझे आश्चर्य हुआ, शायद मैंने उसे आश्चर्य इतना बड़ा धक्का कभी नहीं लगा था। केशव ऐसा भी कर सकता कि वो विवाह के बारे में इतनी जल्दी सोच सकता? असंभव। मैंने शायद उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं ना, उसके बारे में मेरा निरीक्षण परीक्षण गलत हो गया एक ही झटके में। अच्छा हुआ कि वह गलत हो गया। मैं सारा चेहरा आश्चर्य और आनंद की लहरों में बन गया। मैंने मजाक में कहा, तो इसलिए तदाम्य और तदाकृता की बातें कर रहे थे? क्यों हजरत? मैं हाँ मजाक कर रहे थे तभी कि आप दो शादी करना चाह रहे थे, पत्नी को अपने साथ मिलाना चाह रहे थे, सिर्फ तदाम्य और तदाकरिता की बात कर रहे थे। उसने तड़ाक से जवाब दिया, उसने जल्दी से जवाब दिया, केवल तटस्थ व्यक्ति ही तदाकार हो सकता है, समझे? उसकी गंभीरता से कहा। उसने स्वर में आतंकित बल था, किंतु उसने यह वाक्य से अर्थ नहीं समझ सका। असल में मुझे इतना आनंद हुआ कि मैंने केशव को चिपका लिया, गले लगा लिया कि वो इस तरह की बातें भी कर सकता है। उसका चेहरा लाल हो गया, शायद गर्म हो गया, लज्जा से, शर्म से। ऐसी स्थिति में भला उसके वाक्य का अर्थ कैसे समझ सकता था? समय गुजरता क्या है, उसे अपनी ज़िंदगी में विशेष सफलता नहीं मिली। मारो खाओ, हाथ मत खाओ, हाथ मत आओ के इस ज़माने में उस जैसी आदमी को क्या चलती। समय ने हम दोनों के चेहरे पर सूखेपन और अनाशा का कालिक पोत दिया था। हम आशा से निराशा की तरफ बढ़ गए थे। हमारे चेहरे पे निराशा ही दिखती थी। दुनिया की आंखों से दूर अकेलेपन के अंधेरे में हम दोनों अलग अलग पृथ्वी के दो छोरों पे सांस ले रहे थे। हम अलग अलग रह रहे थे, हम आपस में मिल नहीं रहे थे। इसके बावजूद जब मैंने उसके रुपए मंगवाए तो उसने तुरंत भेज दिए। साथ ही वह लिखा कि जब भी ज़रूरत हो उससे अवश्य मांग ले। एक बार मुझे रुपयों की ज़रूरत हुई तो मैंने उसे पत्र लिख कर भेजा तो उसने तुरंत ही भेज दिया और बोला, जब भी ज़रूरत हो तो मुझसे मांग सकते हो। मानो किस तालाब में भाप निकली और भाप की ऊंची उठती हिलकोरी लहरें एक मनुष्यकार धारण कर ऊंची ऊंची होती हुई आपके पास आने लगी हैं तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो डर लग जाएगा। आपको जब मुझे यह सूचना मिली कि केशव गाड़ी से यहाँ आ रहे हैं, मुझे भी वैसे ही लगा कि केशव इतने दिनों बाद मुझसे क्यों आ रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसा भाव मनुष्यकार धारा कर मेरे पास आती जा रही है। मैं आतंकित हो उठता हूँ। पहले इस उलझन से रहा कि उसका स्वागत करने स्टेशन जाओ या घर की मनुष्य दूर करूं कि पहले जैसी मेरी स्थिति नहीं रह गई है। अब हमारे अंदर पैसों की कमी, हर चीज़ चल रही, किंतु दयालु पत्नी ने जब घर की विद्रूप दूर करने का आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, आने दो, हम किसी तरह से उनका स्वागत कर लेंगे, खा पका लेंगे। तो मुझे राहत मिली कि मेरी पत्नी ने भी इस बात में सहयोग किया। मुझे थोड़ी सी राहत मिली। अगर केशव को मेरे यहाँ आना था तो तार से पहले सूचना देनी थी, जिससे हम बड़ी सहूलियत हो जाती। मगर आना था तो पहले तार से बता देते, लेकिन उनका पत्र मिला, इतनी जल्दी आ रहे। संकट काल में मेहमान दुश्मन के समान होता है, ये बोल रहे हैं कि क्योंकि उनके पास अभी कुछ नहीं होता है। दुश्मन जैसा लगता है कि संकट है, ऊपर से मेहमान आ रहा है तो उसका अतिथि सत्कार कैसे किया जाएगा। विशेषकर वह जिससे मुझे पहले बहुत अच्छी सुधर संपन्न और सुव्यवस्थित स्थिति में देखा हो। मतलब पहले से वो इंसान आ रहा हो जिसने बहुत अच्छे से अमीरी में हमें देखा हो, लेकिन अब वो इंसान है जो अब हमारी स्थिति है अच्छी नहीं है। अब वो मुझे इस तरह से देखेगा तो क्या फील करेगा। अब आगे हम बाद में बात करेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे इससे आगे की कहानी। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने साथियों के लिए। अब हम इसके पार्ट 2 में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, जय भारत।